नमस्कार दोस्तों, भय का सफर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं देहरादून की कुछ ऐसी डरावनी कहानियां जो आपकी रूह कंपा देंगी। ये सभी कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं और इन्हें सुनने के बाद आप देहरादून को देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो तैयार हो जाइए एक भयानक सफर के लिए। मसूरी रोड का रहस्यमय मंदिर। देहरादून के मसूरी रोड पर स्थित एक पुराना शिव मंदिर है, जिसके बारे में स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। राहुल नाम का एक युवक जो दिल्ली से देहरादून आया था, अपनी नई नौकरी के सिलसिले में उसे इस मंदिर के बारे में पता चला जब वह अपने ऑफिस के सहयोगियों से बात कर रहा था। राहुल को भूत प्रेत की कहानियों में कोई विश्वास नहीं था। वह एक तर्क संगत व्यक्ति था और हमेशा इन बातों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न इस मंदिर को देखा जाए और पता लगाया जाए कि वास्तव में यहां क्या होता है। अक्टूबर की एक ठंडी शाम को जब धुंध ने पूरे शहर को ढक लिया था, राहुल अपनी मोटरसाइकिल लेकर मसूरी रोड की तरफ निकला। मंदिर तक पहुंचने के लिए मुख्य सड़क से एक छोटा सा रास्ता जाता था जो घने पेड़ों के बीच से होकर गुजरता था। रात के 9 बजे का समय था और चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही राहुल मंदिर के पास पहुंचा, उसे लगा कि हवा में कुछ अजीब सी खुशबू है। यह न तो फूलों की खुशबू थी और न ही अगरबत्ती की। यह कुछ और ही था, जैसे कि पुराने कपड़ों की महक हो। मंदिर का गेट खुला था और अंदर से मध्यम सी रोशनी आ रही थी। राहुल ने अपनी बाइक पार्क की और धीरे धीरे मंदिर के अंदर जाने लगा। मंदिर के अंदर एक बड़ा सा शिवलिंग था और उसके चारों तरफ दिए जल रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई पुजारी नजर नहीं आ रहा था। राहुल ने सोचा कि शायद पुजारी जी कहीं और काम में व्यस्त होंगे। वह मंदिर में बैठकर शिवलिंग को देखने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों तरफ नजर डाली, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसे ध्यान आया कि शिवलिंग के पीछे एक छोटा सा कमरा है जिसका दरवाजा आधा खुला था। जिज्ञासावश राहुल उस कमरे की तरफ गया। कमरे के अंदर एक पुराना सा बिस्तर था और दीवारों पर भगवान शिव की तस्वीरें लगी। लेकिन जो चीज उसका ध्यान खींची वह थी दीवार पर लिखी गई कुछ अजीब सी इबारतें। ये संस्कृत में लिखी गई थीं, लेकिन राहुल को संस्कृत नहीं आती थी। अचानक उसे लगा कि कमरे का तापमान गिर गया है। ठंड इतनी तेज थी कि उसकी सांस दिखाई देने लगी। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे राहुल तुरंत कमरे से बाहर निकला और मंदिर के मुख्य हॉल में आ गया। लेकिन अब यहां का माहौल बिल्कुल अलग था। दिए अब तेजी से टिमटिमा रहे थे और हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। यह आवाज किसी के रोने जैसी थी, लेकिन साफ नहीं थी। राहुल जल्दी से मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह गेट के पास पहुंचा, गेट अपने आप बंद हो गया। उसने गेट को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। पैनिक की हालत में वह चिल्लाने लगा, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं जा रही थी। तभी उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। वह धीरे धीरे मुड़ा और देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां खड़ा है। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और वे सफेद कपड़े पहने हुए थे। राहुल को लगा कि यह कोई साधु है। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा, यहां रात के समय आना ठीक नहीं है। यह स्थान दिन के समय भगवान का है, लेकिन रात के समय यहां वे आत्माएं आती हैं जो अपने अधूरे कामों की वजह से भटक रही हैं। आप कौन हैं और यहां इतनी रात को क्या कर रहे हैं? मैं इस मंदिर का रक्षक हूं। मैं यहां पिछले 30 सालों से रहता हूं। मेरा नाम महेश है और मैं रात के समय यहां आने वाले लोगों को चेतावनी देता हूं। राहुल को कुछ राहत मिली कि कम से कम यहां कोई इंसान तो है। उसने महेश जी से पूछा कि वह यहां से कैसे बाहर जा सकता है। महेश जी ने कहा, गेट अपने आप खुल जाएगा जब समय होगा, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। यहां से जाते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना और न ही किसी की आवाज का जवाब देना। लगभग आधे घंटे बाद गेट अपने आप खुल गया।
राहुल तुरंत बाहर निकला और अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल गया। रास्ते में उसे कई बार लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, लेकिन महेश जी की सलाह मानकर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन राहुल ने अपने ऑफिस के सहयोगियों को यह पूरी घटना बताई। जब उसने महेश जी के बारे में बताया तो सभी चुप हो गए। एक सहयोगी ने बताया कि महेश जी नाम का एक व्यक्ति वास्तव में उस मंदिर में रहता था, लेकिन वह 5 साल पहले मर चुका है। उसकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी और वह मंदिर में ही मरा था। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसे एहसास हुआ कि जिसे वह महेश जी समझ रहा था वह कोई और नहीं बल्कि उनकी आत्मा थी, जो अभी भी मंदिर की रक्षा कर रही थी। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की छुपी हुई कहानी। देहरादून का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट न केवल अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। प्रिया नाम की एक लड़की जो दिल्ली विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान की छात्रा थी, यहां अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए आई थी। प्रिया को पुराने पेड़ों और उनके इतिहास में बहुत रुचि थी। उसका प्रोजेक्ट था कि वह यहाँ के सबसे पुराने पेड़ों की पहचान करे और उनकी आयु का अनुमान लगाए। इस काम के लिए उसे रात के समय भी इंस्टीट्यूट में रुकना पड़ता था, क्योंकि कुछ मापदंड रात के समय ही लिए जा सकते थे। नवंबर की एक रात जब कोहरा काफी घना था, प्रिया अपने उपकरणों के साथ इंस्टीट्यूट के मुख्य भवन के पास वाले बगीचे में काम कर रही थी। रात के लगभग 11 बजे का समय था और चारों तरफ सन्नाटा था। केवल पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। प्रिया एक पुराने चीड़ के पेड़ के नमूने ले रही थी। जब उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है और अपने काम में व्यस्त हो गई। अचानक उसे एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज कहीं दूर से आ रही थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। प्रिया ने अपना काम रोका और ध्यान से सुनने की कोशिश की। आवाज मुख्य भवन की तरफ से आ रही थी। जिज्ञासावश प्रिया उस आवाज की दिशा में गई। मुख्य भवन के पास पहुंचकर उसे लगा कि आवाज दूसरी मंजिल से आ रही है। भवन का मुख्य दरवाजा बंद था, लेकिन साइड से एक छोटा सा दरवाजा खुला था जो सफाई कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल होता था। प्रिया ने सोचा कि शायद कोई सफाई कर्मचारी अंदर काम कर रहा है और किसी को तकलीफ हो रही है। वह मदद करने के लिए अंदर गई। भवन के अंदर बहुत अंधेरा था और केवल आपातकालीन रोशनी जल रही थी। वह सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर गई। यहां के कॉरिडोर में कई कमरे थे जो अलग अलग विभागों के लिए इस्तेमाल होते थे। रोने की आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी और लग रहा था कि यह कॉरिडोर के अंत में स्थित कमरे से आ रही है। प्रिया धीरे धीरे उस कमरे की तरफ गई। कमरे का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से धुंधली सी रोशनी आ रही थी। उसने दरवाजे को धीरे से खोला और अंदर झांका। कमरे के अंदर एक महिला कुर्सी पर बैठी रो रही थी। वह सफेद साड़ी पहने हुई थी और उसके बाल खुले थे। प्रिया ने आवाज लगाई, क्या आप ठीक हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूं? महिला ने रोना बंद किया और धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। जब प्रिया ने उसका चेहरा देखा तो वह डर से चीख पड़ी। महिला का चेहरा बिल्कुल सफेद था और उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी। वह बिल्कुल खाली आंखों से प्रिया को देख रही थी। महिला ने एक कर्कश आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आई हो? यह मेरी जगह है। मैं यहां पिछले 25 सालों से हूं। प्रिया डर के मारे कांप रही थी। वह पीछे हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन महिला अचानक खड़ी हो गई और उसकी तरफ आने लगी। अजीब बात यह थी कि महिला चल नहीं रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। प्रिया तुरंत कमरे से बाहर निकली और भागने लगी, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंची, उसे लगा कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह महिला वहां खड़ी थी। महिला ने कहा, मैं डॉ सुनीता थी। मैं यहां बॉटनी डिपार्टमेंट में काम करती थी। एक रात में अपने प्रयोग के दौरान एक दुर्घटना में मर गई थी। तब से मैं यहीं हूं। मुझे लगता है कि मेरा काम अधूरा है। प्रिया ने पूछा, आप क्या चाहती हैं?
डॉ सुनीता ने कहा, मैं चाहती हूं कि कोई मेरा अधूरा काम पूरा करे। मैं एक नई प्रजाति के पेड़ पर रिसर्च कर रही थी जो इस इलाके में मिलते हैं। मेरी सारी फाइलें अभी भी यहीं हैं। प्रिया को थोड़ी राहत मिली कि कम से कम यह आत्मा उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उसने डॉ सुनीता से पूछा कि वह कैसे उनकी मदद कर सकती है। डॉ सुनीता ने प्रिया को अपने पुराने कमरे में ले जाकर एक अलमारी दिखाई जिसमें कई फाइलें रखी थीं। उन्होंने कहा कि अगर प्रिया इस रिसर्च को पूरा करके पब्लिश करा दे तो वे शांति से चली जाएंगी। प्रिया ने हामी भरी और फाइलें लेकर वहां से चली गई। अगले 3 महीनों तक उसने डॉ सुनीता के काम को पूरा किया और एक रिसर्च पेपर तैयार किया। जब यह पेपर पब्लिश हो गया तो डॉ सुनीता की आत्मा को शांति मिल गई और वह वापस नहीं दिखी। आज भी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने वाले लोग कहते हैं कि रात के समय वहां अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन प्रिया का मानना है कि यह सिर्फ उन आत्माओं की आवाजें हैं जो अपने अधूरे काम की वजह से भटक रही हैं। राजपुर रोड का भूतिया बंगला राजपुर रोड पर स्थित एक पुराना बंगला है जिसके बारे में स्थानीय लोग कहते हैं कि यह पिछले 15 सालों से खाली है और यहां कोई नहीं रह सकता। इस बंगले में जो भी परिवार रहने आया है वह कुछ दिनों बाद ही डरकर भाग गया है। अमित नाम का एक युवक जो मुंबई से देहरादून आया था अपने बिजनेस के लिए, उसे इस बंगले के बारे में एक प्रॉपर्टी डीलर ने बताया। डीलर ने कहा कि यह बंगला बहुत सस्ते में मिल जाएगा क्योंकि मालिक इसे जल्दी बेचना चाहता है। अमित को भूत प्रेत की कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह एक व्यावहारिक आदमी था और सिर्फ बिजनेस की बातों में विश्वास करता था। उसने सोचा कि यह एक अच्छा सौदा है और बंगला देखने के लिए राजी हो गया। डीलर उसे बंगला दिखाने ले गया। यह एक 3 मंजिला बंगला था जो काफी बड़ा और खूबसूरत था। बंगले के चारों तरफ एक बड़ा सा बगीचा था जिसमें कई तरह के पेड़ पौधे लगे थे। लेकिन अब यह सब बहुत उजाड़ लग रहा था क्योंकि कई सालों से इसकी देखभाल नहीं हुई थी। अमित को बंगला पसंद आ गया और उसने तुरंत इसे खरीदने का फैसला किया। डीलर ने उसे चेतावनी दी कि यहां कुछ अजीब चीजें होती हैं, लेकिन अमित ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। अमित ने बंगला खरीदा और अपना सामान लेकर वहां रहने चला गया। पहले दिन सब कुछ सामान्य लगा। उसने अपने कमरे की साफ सफाई की और रात को आराम से सो गया। दूसरी रात को लगभग 2 बजे अमित की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई फर्नीचर को घसीट रहा हो। आवाज ऊपरी मंजिल से आ रही थी। अमित ने सोचा कि शायद हवा से कुछ गिर गया होगा और वापस सो गया। तीसरी रात को फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार यह और तेज थी। अमित उठकर ऊपर देखने गया। ऊपरी मंजिल बिल्कुल खाली थी और वहां कोई फर्नीचर नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि यह आवाज कहां से आ रही है। चौथी रात को अमित ने तय किया कि वह जागकर पता लगाएगा कि वास्तव में क्या हो रहा है। रात के 2 बजे फिर वही आवाज आई। इस बार अमित तुरंत उठकर ऊपर गया और टॉर्च जलाकर हर कमरे की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब वह वापस नीचे आ रहा था तो उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब वह मुड़ा तो देखा कि एक महिला की परछाई दीवार पर दिख रही है, लेकिन वहां कोई महिला नहीं है। अमित के होश उड़ गए। वह तुरंत अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन रात भर उसे लगता रहा कि कोई उसके कमरे के बाहर टहल रहा है। अगली सुबह अमित ने पड़ोसियों से इस बंगले के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि इस बंगले में 15 साल पहले शर्मा नाम का एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनकी एक छोटी बेटी थी। एक रात घर में आग लग गई थी और पूरा परिवार उसमें जल गया था। आग लगने की वजह पता नहीं चल सकी थी। तब से यह बंगला खाली है और यहां अजीब चीजें होती रहती हैं। बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि जो भी परिवार यहां रहने आता है उन्हें रात के समय बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और कभी-कभी एक महिला का साया दिखाई देता है। अमित को अब एहसास हुआ कि यहां वास्तव में कुछ अजीब है, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह सब उसकी कल्पना है और वह यहां रहने की कोशिश करता रहा। 5वीं रात को अमित को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत दर्दनाक थी, जैसे कि बच्चा बहुत तकलीफ में हो। अमित उठकर आवाज की दिशा में गया। आवाज बगीचे से आ रही थी।
बगीचे में जाकर उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की झूले पर बैठी है और रो रही है। लड़की का कपड़ा पुराने जमाने का था और वह बहुत मायूस लग रही थी। अमित ने उससे पूछा कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रही है। लड़की ने कहा, अंकल, मैं अपने मम्मी पापा को ढूंढ रही हूं। वे कहीं गुम हो गए हैं। क्या आप मुझे उन्हें ढूंढने में मदद करेंगे? अमित की रूह कांप गई। उसे एहसास हो गया कि यह वही लड़की है जो आग में मर गई थी। वह डर के मारे वहां से भाग गया और अपने कमरे में दुबक कर बैठ गया। अगली सुबह अमित ने बंगला छोड़ने का फैसला किया। उसे लगा कि यहां रहना उसके लिए संभव नहीं है। जब वह सामान पैक कर रहा था तो उसे एक कागज मिला जिस पर लिखा था, कृपया हमें यहीं रहने दीजिए, यह हमारा घर है। अमित तुरंत वहां से निकल गया और दूसरी जगह रहने चला गया। आज भी वह बंगला खाली है और स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से बच्चे के रोने की आवाज आती है। देहरादून के क्लॉक टावर के पास एक छोटी सी गली है जिसे स्थानीय लोग भूतों की गली कहते हैं। इस गली में एक पुराना मकान है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां रात के 12 बजे के बाद अजीबोगरीब चीजें होती हैं। सोहन नाम का एक टैक्सी ड्राइवर जो रात की शिफ्ट में काम करता था, अक्सर इस गली से गुजरता था। एक रात जब वह अपने अंतिम कस्टमर को छोड़कर घर वापस जा रहा था तो उसे सड़क के किनारे एक महिला दिखाई दी जो टैक्सी का इशारा कर रही थी। समय रात के 1 बजे का था और महिला अकेली खड़ी थी। सोहन ने गाड़ी रोकी और पूछा कि वह कहां जाना चाहती है। महिला ने कहा कि उसे क्लॉक टावर के पास छोड़ दे। महिला गाड़ी में बैठ गई और सोहन गाड़ी चलाने लगा। रास्ते में महिला बिल्कुल चुप रही और कुछ नहीं बोली। जब सोहन ने बातचीत करने की कोशिश की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्लॉक टावर के पास पहुंचकर सोहन ने कहा कि यह आ गया। जब वह पीछे मुड़कर देखने लगा तो वहां कोई नहीं था। गाड़ी खाली थी। सोहन के होश उड़ गए। उसने सारी गाड़ी ढूंढी लेकिन कोई नहीं मिला। डर के मारे सोहन तुरंत वहां से निकल गया। अगले दिन उसने अपने साथी ड्राइवरों को यह घटना बताई। तब एक बुजुर्ग ड्राइवर ने उसे बताया कि यह कोई नई बात नहीं है। पिछले 10 सालों से कई ड्राइवरों के साथ ऐसा हो चुका है। बुजुर्ग ड्राइवर ने बताया कि 10 साल पहले उस गली में रहने वाली एक महिला की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वह रात के समय टैक्सी का इंतजार कर रही थी जब एक तेज गति से आने वाली गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी थी। तब से वह हर रात टैक्सी ढूंढती रहती है। सोहन को यह सुनकर और भी डर लगा, लेकिन काम की मजबूरी थी, इसलिए वह रात की शिफ्ट करता रहा। हालांकि उसने उस गली से गुजरना बंद कर दिया था। 1 महीने बाद फिर एक रात सोहन को एक जरूरी काम से उस गली से होकर जाना पड़ा। जैसे ही वह गली में दाखिल हुआ, उसे फिर वही महिला दिखाई दी। इस बार महिला सड़क के बीच में खड़ी थी और गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही थी। सोहन ने गाड़ी रोकी, लेकिन महिला को गाड़ी में नहीं बिठाया। उसने खिड़की से पूछा कि वह क्या चाहती है। महिला ने कहा, मुझे घर जाना है। सोहन ने कहा कि वह उसे नहीं ले जा सकता। तब महिला ने अपना चेहरा खिड़की के पास लाया। जब सोहन ने उसका चेहरा देखा तो उसकी चीख निकल गई। महिला का चेहरा बुरी तरह से कटा फटा था और उसके माथे पर एक गहरा घाव था। महिला ने एक डरावनी आवाज में कहा, तुम मुझे क्यों नहीं ले जा रहे? मैं सिर्फ घर जाना चाहती हूं। सोहन ने तुरंत गाड़ी तेज की और वहां से भाग गया। बैक मिरर में देखकर उसे लगा कि महिला उसके पीछे दौड़ रही है, लेकिन जब वह गली से बाहर निकला तो पीछे कुछ नहीं दिखा। इस घटना के बाद सोहन ने दिन की शिफ्ट करने का फैसला किया। आज भी वह उस गली से नहीं गुजरता और दूसरे ड्राइवरों को भी सलाह देता है कि रात के समय उस रास्ते से न जाएं। स्थानीय लोग कहते हैं कि अभी भी रात के समय उस गली में एक महिला दिखाई देती है जो टैक्सी का इंतजार करती रहती है। कई लोगों ने उसे देखा है, लेकिन जब वे उसकी मदद करने जाते हैं तो वह गायब हो जाती है। देहरादून से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित सहस्त्रधारा एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है, लेकिन यहां के जंगलों में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। विकास नाम का एक फोटोग्राफर यहां प्रकृति की तस्वीरें खींचने आया था। विकास को जंगली जानवरों और पक्षियों की तस्वीरें खींचने का बहुत शौक था। उसने सुना था कि सहस्त्रधारा के जंगलों में कई दुर्लभ पक्षी मिलते हैं जिनकी तस्वीरें बहुत कम लोगों ने खींची हैं।
मार्च की एक सुबह विकास अपने कैमरे के साथ सहस्त्रधारा पहुंचा। दिन का समय था और वहां कुछ पर्यटक भी थे। विकास ने मुख्य धारा की कुछ तस्वीरें खींची और फिर जंगल के अंदर जाने का फैसला किया। जंगल काफी घना था और अंदर जाने के लिए एक पतला सा रास्ता था। विकास इस रास्ते पर चलता गया और तस्वीरें खींचता रहा। लगभग 2 घंटे तक वह जंगल के अंदर घूमता रहा और कई खूबसूरत तस्वीरें खींची। दोपहर के समय जब वह वापस जाने की सोच रहा था तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के बांसुरी बजाने जैसी थी, लेकिन बहुत मधुर नहीं थी, बल्कि यह कुछ डरावनी लग रही थी। विकास ने सोचा कि शायद कोई चरवाहा या स्थानीय व्यक्ति बांसुरी बजा रहा है। उसने उस आवाज की दिशा में जाने का फैसला किया। आवाज जंगल के और भी अंदर से आ रही थी। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद विकास एक छोटे से क्लियरिंग में पहुंचा जहां कुछ पुराने पेड़ थे। यहां आवाज और साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक आवाज बंद हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। विकास को लगा कि हवा भी रुक गई है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे किसी के बैठे होने का एहसास हुआ। जब वह उस तरफ गया तो देखा कि वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है, जिसके हाथ में एक बांसुरी है। उसने सफेद कुर्ता पायजामा पहना था और उसके बाल बिल्कुल सफेद थे। नमस्कार करके पूछा कि वह कौन है और यहां अकेले क्या कर रहा है। बेटा, मैं यहां संगीत की साधना करता हूं। मेरा नाम पंडित मोहन है। विकास को राहत मिली कि कम से कम यहां कोई इंसान है। उसने पंडित जी से पूछा कि क्या वह उनकी तस्वीर खींच सकता है। पंडित जी ने हामी भर दी। विकास ने अपना कैमरा तैयार किया और पंडित जी की कुछ तस्वीरें खींची। तस्वीरें खींचने के बाद पंडित जी ने कहा कि वह एक राग सुनाना चाहते हैं। पंडित जी ने बांसुरी उठाई और एक मधुर धुन बजाने लगे। यह धुन इतनी सुंदर थी कि विकास मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। लगभग 10 मिनट तक पंडित जी बांसुरी बजाते रहे। जब धुन समाप्त हुई तो विकास ने तारीफ की और पूछा कि वह यहां कब से रहते हैं। पंडित मोहन ने बताया कि वह यहां पिछले 20 सालों से आते हैं। विकास ने पूछा कि क्या वह जंगल में अकेले नहीं डरते। पंडित मोहन ने जवाब दिया, बेटा, जब मन शुद्ध होता है तो किसी चीज से डर नहीं लगता। कुछ देर बात करने के बाद वाइकस ने विदा ली और वापस जाने का रास्ता पूछा। पंडित जी ने उसे रास्ता बताया और कहा कि अगली बार आने पर जरूर मिलना। विकास वापस मुख्य धारा पहुंच गया और घर चला गया। शाम को जब वह तस्वीरें देखने लगा तो हैरान रह गया। जंगल की सारी तस्वीरें साफ थीं, लेकिन पंडित जी की तस्वीरों में कोई नहीं दिख रहा था। केवल खाली जगह दिख रही थी। विकास को लगा कि शायद कैमरे में कोई तकनीकी खराबी है। अगले दिन वह फिर उसी जगह गया, लेकिन पंडित जी कहीं नजर नहीं आए। उसने स्थानीय लोगों से पूछा कि क्या वे पंडित मोहन को जानते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि पंडित मोहन नाम का एक व्यक्ति वास्तव में था जो बांसुरी बजाता था, लेकिन वह 20 साल पहले इसी जंगल में खो गया था और उसकी लाश कभी नहीं मिली। तब से कभी कभी जंगल से बांसुरी की आवाज आती रहती है। विकास की रूह कांप गई। उसे एहसास हुआ कि उसने जिसे पंडित मोहन समझा था वह उनकी आत्मा थी, जो अभी भी जंगल में संगीत की साधना कर रही है। आज भी सहस्त्रधारा के जंगलों में कभी कभी बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह पंडित मोहन की आत्मा का संगीत है, जो अभी भी वहां गूंजता रहता है। दोस्तों, ये थी देहरादून की कुछ सच्ची डरावनी कहानियां। इन कहानियों से पता चलता है कि हमारे आसपास कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। देहरादून जैसी खूबसूरत जगह में भी कई आत्माएं अपने अधूरे कामों की वजह से भटक रही हैं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और भय का सफर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि इन कहानियों का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा।
मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।